एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 10th की हिस्ट्री राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर। और आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप। और यूरोप में नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले नेशनलिज्म बोलते क्या है? दैट इज लव, लॉयल्टी एंड फ्रीडम फॉर आवर नेशन, प्राउड फॉर अवर नेशन। अपने नेशन के लिए जब कोई भी लव की, लॉयल्टी की, प्राउड की फीलिंग हमारे अंदर जागती है, उसको क्या बोलते हैं? यूरोप। ये तो हमें 9th में भी पता पड़ा था कि पहले जो हमारी यूरोप था वो किनके अंडर में था? कंजर्वेटिज्म के अंडर था। उसके बाद उस पर 1809 में कौन आया? अपना नेपोलियन आया। उसने आके वहाँ पे अपना डिक्टेटरशिप क्या करती? स्टार्ट कर। लेकिन उसके बाद लोगों में कैसे हुआ कि हमारा जो नेशन होना चाहिए, हमारा एक यूनाइटेड सिंगल कॉमन नेशन की भावना होनी चाहिए, और वहाँ पे एक ही टाइप के अपने नेशन के लिए, लव के लिए सारे कॉमन लोग, कैसे वहाँ में लिबरेशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग की पिक्चर को ध्यान में रखें, स्टार्टिंग में जो हमारे यूरोपीय कंडीशन क्या थी, जैसे आज तो हमें जर्मन, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, ये अलग अलग स्टेट्स हमें दिखने को मिलती है। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। जो पूरा यूरोप था वो अलग अलग किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में क्या किया हुआ था? डिवाइड किया हुआ था। सबसे पहले किंगडम्स क्या होती है? ये है सारा किसके अंडर है? ये कंजर्वेटिज्म के अंडर है, सारा के सारा एरिस्टोक्रेट के अंडर है। लेकिन इनमें जो किंगडम के क्या होता है, जब वो पार्ट हमारी यूरोप का वो पार्ट जिनके ऊपर कौन करते हैं राज? किंग और क्वीन। और इनका जो सिस्टम होता है वो ऑटोक्रेटिक होता है। इनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है, बाय बर्थ आगे आगे इनकी जनरेशन आगे चलती रहती है। और उसके बाद डचीज क्या होता है? ये भी स्मॉल ग्रुप होता है जो इनके अंडर होता है, ड्यूक्स के अंडर होता है और डचीज के अंडर होता है। कैंटन क्या होता है? ये बहुत एक लार्ज एरिया होता है, लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एरिया होता है जो एक ही सेंट्रल पर्सन के अंडर होता है। लेकिन इनमें अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड करने के कारण वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ की जो लैंग्वेज थी, उनका जो रीजन था वो सब कुछ क्या था? डिफरेंट था। लोग अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज यूज करते थे स्टार्टिंग में। जैसे कि हंसबर्ग जो एम्पायर था वो किसके पार्ट था? ऑस्ट्रेलिया हंगरी का था। उनमें जो अलग डायलेक्ट्स की लैंग्वेज यूज की जाती थी, बोहानिया में जर्मन की लैंग्वेज, बोहानिया में जर्मन की लैंग्वेज यूज की जाती थी। और गैलिलिया में अलग अलग डायलेक्ट्स यूज किए जाते हैं। डायलेक्ट्स का मतलब होता है उनकी अलग अलग डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज। जैसे कि हमारी पंजाब की क्या होती है? पंजाबी होती है। हरियाणा की क्या होती है? हरियाणवी होती है। वैसे उनकी अलग अलग क्या होती थी? लैंग्वेज होती थी। इटालियन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट उसके कुछ एरिया में लोम्बार्डी और कुछ एरिया में वेंटिया और अलग अलग डायलेक्ट्स की लैंग्वेज यूज की जाती है। लेकिन उसके बाद कैसे ये वाला सिस्टम जो ऑटोक्रेटिक का खत्म हुआ और इनके बाद कौन सा सिस्टम स्टार्ट हुआ? कैसे नेशनलिज्म की जो फीलिंग है स्टार्ट हुई? नेशनलिज्म के अंडर क्या लोगों को कहते थे? वी हैव टू, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि नेशनलिज्म में क्या था? दे वांट्स टू यूज अ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कोड्स, कॉमन एथिक्स फॉर देयर नेशन। अपने नेशन के बेस पे वो चाहते थे कि उनका एक सेम कोड हो, एक सेम लैंग्वेज हो। और ये फीलिंग अराइज हुई इनके अलग अलग प्रोसेस। सबसे पहले क्या है? एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। स्टार्टिंग में जो पूरे यूरोप में क्या थी? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। इसके कुछ पार्ट, एक जो स्मॉल पोर्शन था वो किनके साथ रिलेटेड था? अरिस्टोक्रेट्स के साथ रिलेटेड था। जो अरिस्टोक्रेट थे वो बहुत रिच पर्सन थे, वो माने हुए मेंटालिटी वाले पर्सन थे। और वो जो हमारे यूरोप के अलग अलग होम टाउन्स में उनके घर थे, दूर दूर कंट्री यार्ड्स में उन्हें अपने घर परचेज किए हुए थे। और वो वहाँ पे एक ही लैंग्वेज यूज करते थे, दैट इज नोन टू द फ्रेंच लैंग्वेज। जो फ्रेंच लैंग्वेज इसलिए यूज की जाती थी अपनी डोमिनेशन शो करने के लिए, अपनी प्रेस्टीजियल पावर शो करने के लिए। और जो डिफरेंट एरियाज के एरिस्टोक्रेट थे वो एक दूसरे के साथ मैरिज के रिलेशनशिप के साथ क्या किए हुए थे? बाइंड अप किए हुए थे। जो मैरिज करते थे वो अपने जैसे ही रिच क्लास के साथ बाइंड अप करते थे। लेकिन जो ये एरिया था ये क्या था? स्मॉल परसेंटेज एरिया था जो कि हमारे यूरोप को डिनोट करता था। जो ज़्यादा पार्ट था बाकी का वो कौन सा पार्ट था? पुअर पार्ट, जिनमें ज़्यादा कौन से लोग शामिल किए जाते थे? पीसेंट शामिल किए जाते थे जो कि छोटे छोटे थे। और उनमें भी वेस्ट में जो उनका प्रचलित था वो इनका था? टेनेंट्स का था। टेनेंट्स क्या होते हैं? जो अपनी लैंड के बजाय किसी दूसरे की लैंड पे क्या करते? काम करते हैं। और उनके इन रिटर्न में उनको क्या दी जाती है? वेजेस दी जाती है। और उनके हम अगर देखें ईस्ट और सेंट्रल पार्ट में जो था सर्व सिस्टम था।
सर्व सिस्टम को अगर हम प्रॉपर हिंदी की वर्ड में देखें, आजकल का ये कौन सा सिस्टम हो जाता है, ठेकेदार सिस्टम। ठेकेदारी में क्या होता है, एक लैंड होल्डर होता था, उसका काम क्या होता था, काम करवाना। वो अपने अंडर काफी लोगों को क्या करता था, लगा लेता था और उनसे क्या करता था, काम करवाता था। जब उनकी जरूरत होती थी तो उनको हायर कर लेता था, जब उनकी जरूरत नहीं होती थी तो उनको अपने टेनेंट से, अपने सर्व्स को, अपने बिजनेस, अपने लैंड से बाहर निकाल दिया जाता। इन्हीं के बीच में ड्यूरिंग द अर्ली लेट 19 और अर्ली 19 लेट 18 और अर्ली 19 में वहाँ पे क्या स्टार्ट हुई, इसका फेज स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज स्टार्ट होने का न्यू प्रोडक्ट्स की क्या शुरू होने लगी, प्रोडक्शन शुरू होने लगी। उनके बाद उनका क्या स्टार्ट हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ। जब उनका ट्रेड स्टार्ट हुआ तो एक न्यू क्लास एमर्ज होके आया। न्यू क्लास का नाम क्या था, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में मेन कौन लोग पाए जाते थे, जो बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे, जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्री थी, स्मॉल सोल प्रोप्राइटर थे, और इन सब लोग किसको डिनोट करते थे, मिडिल क्लास को। और मिडिल क्लास ने भी अपना जो ट्रेड जैसे जैसे इंक्रीज होना शुरू हो गया, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होने शुरू होगी, वैसे ही उन्होंने भी टाउन्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए। और ये मिडिल मैन की क्लास थी जिन्होंने सबसे पहले लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट किया। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा, अरिस्टोक्रेट्स की कंडीशन क्या थी और न्यू मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुई। सेकंड उसके बाद क्या हुआ, लिबरल नेशनलाइजेशन स्टार्ट। अब ये जो लिबरल नेशनलिज्म है, ये दो वर्ड से बना है, एक तो हमारे पास है लिबरल, एक हमारे पास है नेशनलिज्म। अब ये क्या होता है, नेशनलिज्म, इसमें पीछे क्या है, आईएसएम, इट इज नोन टू बी द आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी ये हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेशनलिज्म का मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज लव, लॉयल्टी एंड प्राउड फॉर आवर नेशन। और लिबरल का मतलब ये लिबरल कहाँ से हुआ, लिबरलाइजेशन कहाँ से निकला है, लिबरल का मतलब क्या होता है, फ्री, वी हैव टू मेक फ्री। और ये कंसेप्ट सबसे पहले स्टार्ट इन्होंने किया, मिडिल क्लास पर्सन ने स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि हमें इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए और इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हमारे लिए सारे हम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इनमें जो लिबरलाइजेशन को दो सेंस में हम डिफाइन कर सकते हैं, एक तो हमारा रहता है पॉलिटिकल सेंस, एक हमारा क्या है इकोनॉमिक सेंस। अगर हम पॉलिटिकल वैसे भी देखें, पॉलिटिकल सेंस में हमारी क्या जाती है, गवर्नमेंट के अंदर। एक हमें माइंड में कैप्चर करने का मेथड है। पॉलिटिकल वर्ड किसके साथ रिलेटेड होता है, हमारी गवर्नमेंट। जितने इसमें क्या आती है, गवर्नमेंट। उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट कौन सी थी, एरिस्टोक्रेट थी। उस टाइम पे उनका क्या था, मेन चीज कंजर्वेटिज्म था। और इन्होंने क्या डिमांड किया कि हमारी कंजर्वेटिज्म बिल्कुल खत्म होनी चाहिए और एरिस्टोक्रेट बिल्कुल क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। और उसकी जगह पे हमारी क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट बाय द कंसेप्ट। एक नया कंसेप्ट लेके आए, गवर्नमेंट बाय कंसेप्ट मींस पार्लियामेंट्री थ्रू के अंडर हमारी गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। और उस टाइम पे जो पार्लियामेंट के अंडर सफ्रेज सिस्टम था, सफ्रेज सिस्टम क्या होता है, राइट टू वोट। जो वोटिंग राइट था वो किन को था, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी किन लोगों के पास होती थी, कंजर्वेटिज्म के पास और एरिस्टोक्रेट के पास होती थी। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो राइट टू वोट है, इसके रिगार्डिंग हमें क्या चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। उनके रिगार्डिंग हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। और एज अ रिजल्ट कौन सा क्लब स्टार्ट हुआ था, ये हम 9th में भी ऑलरेडी देख चुके हैं, जैकोबिन्स क्लब स्टार्ट हुआ था। जैकोबिन्स क्लब के दौरान क्या हुआ, जितने भी मेल मेंबर्स थे, चाहे उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चाहे उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ऑल एडल्ट्स मैन हैव गिवन द राइट टू वोट। लेकिन वुमन के पास कोई भी राइट प्रोवाइड नहीं किए गए थे। और उसके बाद उन्होंने एक और नया कंसेप्ट लेके आए थे, दैट इज इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनवायलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसके पास जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर किसी की भी रिस्ट्रिक्शन उनको मंजूर नहीं थी। चाहे वो रिस्ट्रिक्शन कंजर्वेटिव्स के थ्रू थी, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन एरिस्टोक्रेट के थ्रू थी, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट के थ्रू थी। इससे पहले हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जो गवर्नमेंट था किसी की भी प्रॉपर्टी को अपने अंडर हायर कर सकती थी, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने बोला बिल्कुल अबॉलिश हो जाती थी। ये तो था हमारे जो वो चाहते थे लिबरलाइजेशन एज पर द पॉलिटिकल सेंस। अगर हम इकोनॉमिक सेंस की बात करें, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, जिन चीज़ों को हम किस टर्म में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इट मींस जब भी लिबरलाइजेशन अंडर द पॉलिटिकल सेंस में बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, गवर्नमेंट की बात करेंगे। और गवर्नमेंट पहले किस टाइम की थी, लर्न करने का एक मेथड है माइंड में, थोड़ी सी स्टोरी को अपने माइंड में डिटेल करके।
पहले गवर्नमेंट कौन सी थी, कंजर्वेटिव्स के अंडर थी और एरिस्टोक्रेट के अंडर थी, और उन्होंने बोला कि ये एरिस्टोक्रेट और उनको खत्म कर देना चाहिए। और पहले जो उनका सफरेज राइट टू वोट था वो सिर्फ इनके पास था, दैट इज जिनके पास हैविंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वो क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। एज अ रिजल्ट जैकोबिन्स क्लब आया था जिनमें फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स दैट इज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग वहाँ से लोगों ने आके उसको क्या किया था, ज्वाइन किया था। एज अ रिजल्ट ये इफेक्ट मिला था कि मेल्स पर्सन को, अडल्ट पर्सन को दे हैव राइट टू द वोट। इकोनॉमिक सेंस में क्या था, जब भी कोई प्रोडक्ट अगर हम देखें नॉर्मल वे से, अगर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। जब हमने पहले देखा था, जैसे आजकल हमारे इंटरस्टेट स्टेट है, पहले हमारा जीएसटी को, इसकी इजी एग्जांपल, पहले हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स होते थे, जिनमें हमारा सेल टैक्स भी आ जाता है, कस्टम ड्यूटी भी आ जाती थी, गिफ्ट टैक्स भी आ जाता था। इन टैक्स को हटा के अब इजी करके एक सिंपल टैक्स लिया है, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी जगह जितने भी और टैक्स है उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। वैसे ही था, अगर कोई भी प्रोडक्ट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचाना होता था, नंबर ऑफ उनको क्या पे करने पड़ते थे, टैक्स पे करने पड़ते थे, जिसके कारण अगर कोई भी प्रोडक्ट 100 था, जब वो फाइनल स्टेज तक पहुंचता था तो वो कितने का पड़ जाता था, 200, 300, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी, बहुत ज़्यादा टैक्स, स्टेट टैक्स इसकी रिस्ट्रिक्शन थी। अगर इसकी एक एग्जांपल देखें, इन 1883 हैम्बर्ग्स टू न्यूबर्ग्स तक, और जब वो पहुंचे तो सेंटर में कितनी 11 कस्टम स्टेट्स आती थी, प्लस 5 टाइप्स की कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, जिसके कारण वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्या होता था, एक्सपेंसिव हो जाता था। उसके बाद जैसे अलग अलग कंट्रीज में, जैसे क्लॉथ की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, क्लॉथ को मेजर किया जाता है, एलए में मेजर किया जाता था, और लेकिन वो मेजरमेंट का जो वेट था, वो यूनिट था, वो एक सेम नहीं था। जैसे कि आजकल तो हम हमारे इंडिया में हर चीज़ की मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, रुपीस होती है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे क्लॉथ हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी मेजरमेंट यूनिट क्या है, एक ही मान जाती है। वैसे ही अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स। उसी टाइम हमारे जो यूरोप थी, वहाँ पे मेजरमेंट यूनिट कौन सी थी, एलए थी, और वो भी किसी कंट्री में एक एलए की जो वैल्यू थी वो 25 की इक्वल होती थी, किसी के 23.5 की इक्वल होती थी, किसी एरिया में 27 की इक्वल होती थी, जिसके कारण एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं की जाती थी, और किसी कंट्री को लॉस होता था, किसी को क्या होता था, प्रॉफिट होता था। एज पर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन उन्होंने क्या बोला कि ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये क्या कर देने चाहिए, खत्म कर देने चाहिए। एज अ रिजल्ट 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया, जिसमें जो सबसे ज्यादा रोल कितना था, इसका था, एक पर्शिया का था और एक इसका था जर्मनी का था। उनकी हेल्प से ये डिफरेंट टाइप के जो कस्टम स्टेट्स हैं, ये 30 से कम करके कितने तक कन्वर्ट कर देगी, 2 तक मेजरमेंट यूनिट्स क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी, और एक ही तरह का सिर्फ टैक्स लगाया गया जो कि सारे ही टाइप को क्या था, यूनिफॉर्म था। जैसे कि आजकल एक ही टाइप को हमारा टैक्स लगाया जाता है, जैसे जीएसटी, उस टाइम पे सारे कस्टम ड्यूटी, सारे कस्टम स्टेट्स को खत्म करके एक ही टाइप का टैक्स कन्वर्ट कर दिया गया, और जितने भी मेजरमेंट यूनिट्स थे वो पहले नियर अबाउट कितने थे, 30 थे, उनको खत्म करके कहाँ तक ले आए, वो 2 तक। ये था हमारी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये इसके अंदर आया था हमारा लिबरल नेशनलिज्म के साथ। उसके बाद है न्यू कंजर्वेटिज्म। जब हम जानते हैं सबसे पहले उसको इसका नेपोलियन का डिक्टेटरशिप उसने क्या कर दी थी, इस्टेब्लिश कर दी थी, उसने एक नेपोलियन कोड भी ड्राफ्ट किया था, जिसमें कुछ प्लस पॉइंट्स भी थे, कुछ वीक पॉइंट्स भी थे। ये हमने किसमें लास्ट सेशन में अपने देखा था, अगर आपने नहीं टेक इनटू अकाउंट किया तो आप जाके वीडियोस में जाके चेक प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 1815 में फिर क्या हुआ, कंजर्वेटिज्म ने सोचा कि नहीं, दोबारा हमारे यूरोप में क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिज्म होना चाहिए, कंजर्वेटिज्म का जो हाल है वो ज़्यादा बेटर है। तो डिफरेंट ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इकट्ठे ज्वाइन होकर 1815 में वहाँ पे क्या किया, नेपोलियन को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। उसको डिफीट करने के बाद उन्होंने एक मीटिंग की, और मीटिंग कहाँ पे किया, विनाया में की, जिसको ट्रीटी ऑफ विनाया में बोला जाता है। और ये किस जगह पे थी, ऑस्ट्रेलिया में की थी। तो इसका होस्ट भी कौन था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, दैट इज ड्यूक मर्टनविच था। और उसने क्या बोला, फ्रेंच ने जितना भी अपना जो जितनी भी एक्सपेंशन की थी वो क्या कर दी, खत्म कर दी, और सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, सभी को कुछ अपने पास उन्होंने अपनी टेरिटरीज में उन्होंने शामिल कर दिया। जैसे कुछ पार्ट ब्रिटेन को दे दिया, कुछ रशिया को दे दिया, कुछ पर्शिया को दे दिया, और कुछ ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। और फ्रांस के
जैसे कि हमारे बॉर्डर में होती है ना, कि हमारे इंडिया के बॉर्डर में बाहर के बंदे कोई एंटर ना कर दे, वहाँ पे चार दीवारी की जाती है, वैसे उन्होंने फ्रांस के एरिया में अलग अलग जगह में क्या कर दी, चार दीवारी उसको वाइड अप कर दिया, ताकि बाहर से लोग आके फ्रांस में जाके अटैक ना कर सके। और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स उन्होंने अपन में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया। जैसे कि लेकिन एक बर्बन नाम का उस टाइम की स्टेट है जो कि बिल्कुल ही अबॉलिश कर दी गई थी, उसको क्या कहते हैं, दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जा गया। क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया, ताकि कंजर्वेटिव्स को वापस लाया जा सके। लेकिन जर्मन फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो कि नेपोलियन ने इस्टेब्लिश किए थे, उनको उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। और जो उन्होंने सिस्टम रखा वो क्या किया, ऑटोक्रेटिक रखा। और जितने भी लोग क्रिटिसिज्म डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आता था, करप्ट करने के जितनी भी रिस्ट्रिक्शन, जितने भी रेगुलेशंस आते थे, उनको क्या कर दिया, बिल्कुल ही उन्होंने दबाना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने ये बोला कि हम चेंजेस तो जरूर लेके आएंगे, लेकिन पुरानी कंजर्वेटिज्म को इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। पुराने कंजर्वेटिज्म को क्यों नहीं इस्टेब्लिश किया जाता, जो प्लस पॉइंट नेपोलियन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, लीगली सिस्टम में लेके आया था, उसको हम एज इट इज ही अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये पॉइंट्स क्या था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। इसलिए उन्होंने कंजर्वेटिव तो जरूर इस्टेब्लिश की, लेकिन उन्होंने न्यू वे ऑफ कंजर्वेटिज्म इस्टेब्लिश की, जिसमें उन्होंने नेपोलियन के कुछ पॉइंट्स को टेक इन अकाउंट किया, मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और लीगलिस्टिक पार्ट। लेकिन जब कंजर्वेटिव्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने लगा, तो फिर एंड में कंक्लूजन क्या हुआ, रेगुलेशन हुआ। हमारी इंडिया का भी जो अगर हम देखें रिवोल्ट ऐसे ही पाया गया था, जब बहुत ज़्यादा दबदबा बढ़ा जाता है तो एंड में क्या होता है, रेगुलेशन होता है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो रेगुलेशनर्स थे, उन्होंने सीक्रेट मोड में इकट्ठा होना, पहले तो जब बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा कि उनको नेगेटिविटी मिल रही है कंजर्वेटिज्म की, उनको बहुत ज़्यादा सुप्रेस करने जा रहे हैं, तो पहले वो क्या हो गया, एक जगह पे जाके छुप के, तो उन्होंने सीक्रेट वे से अपनी मीटिंग्स बुलाई और इकट्ठा अपने आप को, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को सीक्रेट वे से अपने अंडर इस्टेब्लिश करना शुरू किया। जिसमें एक 1807 में एक गिउसेपी मज़ीनी नाम का एक इटालियन जो वहाँ का रेजिडेंस है, उसका बर्थ कब हुआ था, 1807 में। 1831 में जब वो 24 ईयर्स का था, तो उसको एक्साइल मिल गया, अपनी कंट्री से देश निकाला मिल गया। वो इटालियन का रेजिडेंस था, लुंग्रिया में उसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी चुप नहीं बैठा। उसने सीक्रेट वे से 2 टाइप्स की जो यंग फाउंडेशन की, एक तो था अपनी यंग इटालियन मर्सलाइज में उसने एक यंग ग्रुप ज्वाइन किया, इस्टेब्लिश किया, एक यंग यूरोप में कौन सा बर्निंग्स किया। उसका क्या मतलब था, जो गॉड ने हमें नेशन प्रोवाइड किया है, ये मैनकाइंड के लिए। मैनकाइंड क्या होता है, हमारी भलाई के प्रोवाइड किया है, और हम क्या है, हमारे पास फ्रीडम टू स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम टू लिबर्टी होनी चाहिए, हमारे पास हर पास की लिबर्टी होनी चाहिए। हम किसी के अंडर, किसी के स्लेवरी और किसी कंजर्वेटिव के अंडर नहीं काम करेंगे। और एज अ रिजल्ट ऑफ ये हुआ कि वो तो इतनी चेंजेस ले नहीं पाया, वो उसने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी रेगुलेशन के वर्क्स में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अगर हम देखें, वहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मार्टिन लीच, उसने बोला कि अगर सबसे ज़्यादा रेगुलेशन में सबसे ज़्यादा उनका कोई रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर कर्म करने वाला था, वो कौन था, अपना गिउसेपी मज़ीनी था। एज द रिजल्ट ऑफ दिस, जब वो सक्सेसफुल ना हुआ, तो डिफरेंट कंट्रीज के लोग जर्मन से, पोलैंड से, फ्रांस से इकट्ठा होने शुरू हुए, और उन्होंने आगे रेगुलेशन को और सुप्रेस, जो उसने स्टार्ट किया था उसको आगे लेके गए। ये था एज अ रिजल्ट ऑफ इस रिजल्ट की वजह से नेशनलिज्म स्टार्ट हुई यूरोप में। मीन्स यूरोप में नेशनलिज्म स्टार्ट होने के भी 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में, अगर इसको स्टोरी के साथ एक दूसरे को कनेक्ट करना शुरू करें, सबसे पहले हमारे पास क्या थी, स्टार्टिंग थी एरिस्टोक्रेसी थी। एरिस्टोक्रेसी का कितना पार्ट था, और हमारा पोर का स्मॉलर पार्ट किसको था, एरिस्टोक्रेसी के पास, लार्जर पार्ट किसके पास था, पोर के पास। जिस बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद कौन सी क्लास है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में मेनली कौन से लोग थे, जो कि बिजनेसमैन थे, पढ़े लिखे थे, प्रोफेशनल थे, डॉक्टर थे, लॉयर थे, सोल प्रोप्राइटर थे। उन्होंने किसका कंसेप्ट लेकर है, लिबरल नेशनलिज्म का। जो लिबरल नेशनलिज्म है वो इक्वालिटी चाहता है और फ्रीडम चाहता है, इन 2 सेंस, एक पॉलिटिकल सेंस, एक हमारे कौन सी होती है, इकोनॉमिक सेंस। पॉलिटिकल सेंस में क्या था, दे मस्ट बी गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, उसके साथ रिलेटेड पॉइंट है। इकोनॉमिक में क्या था, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा स्टेट रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट्स थी, एलए थी, 11 टाइप्स ऑफ कस्टम स्टेट्स थी, 5 कस्टम ड्यूटीज थी। तो उन्होंने इनको सब क्या किया, हेल्प ऑफ द ग्रुप्स, इनको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया।
उसके बाद है फिर नेपोलियन को जब 1815 में मेन ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया ने हराया तो दोबारा फिर क्या एस्टेब्लिश होगी, कंजर्वेटिज्म एस्टेब्लिश होगी। लेकिन कंजर्वेटिज्म ने बोला कि हम पुरानी वाली कंजर्वेटिज्म एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, हम नेपोलियन की जो री एस्टेब्लिश जो उसके गुड पार्ट्स है एज रिगार्ड द लीगल वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव, हम उनको क्या करेंगे, टेक इनटू अकाउंट करेंगे। और उन्होंने डिफरेंट न्यूज़पेपर से जितने भी आते सबको कर्व करना शुरू कर दिया कि वहाँ पे क्या चाहिए, एरिस्टोक्रेसी चाहिए, कंजर्वेटिज्म चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ फिर क्या स्टार्ट हुआ, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। रेवोल्यूशन में सबसे पहले तो कंजर्वेटिज्म ने जब रेवोल्यूशन को दबाना शुरू कर दिया था, सब लोग जाके अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने सीक्रेट वे से अपने ग्रुप्स बनाए, सीक्रेट वे से मीटिंग करनी शुरू की और सीक्रेट वे से उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ अपने एक्सचेंज ऑफ शेयरिंग ऑफ आइडियाज करने। इसकी एक यहाँ पे एग्जांपल दी है बिस्मिल मजीनी है जो 1807 में बोर्न हुआ था, 1831 में उसको एग्जाइल मिला था। उसने 2 ग्रुप कंस्ट्रक्ट किए थे। वो अपने काम में वो क्या बोलता था कि उसका जो ये रेवोल्यूशन है, ये इटालियन जो इसका ये मैन गाइड है, जो इसका ये मोटो है, वो अकेला ही इटालियन रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इक्वल है, वो ही सफिशिएंट है। लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं ये सक्सेसफुल। तो लेकिन वो एक न्यू पेप देके गया टू द पोलैंड, रेस्ट ऑफ द यूरोप, जिसमें पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी सारी कंट्रीज शामिल थी, जिसके कारण रेवोल्यूशन आया। ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।